नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ के इतिहास में दोस्तों अपन ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, जो राणा लाखा पढ़े थे और राणा लाखा के बाद में जो उनके हंसाबाई और राणा लाखा के जो पुत्र होते हैं राणा मोकल, जो कि एक शर्त के अनुसार इनको राजा बनाया गया था। और उनके जो राणा जो लाखा हैं, लाखा के जो साले थे, जैसे हंसाबाई के जो भाई थे जिनका नाम था रणमल था, और रणमल जो है राव रणमल हैं, उनकी शर्त के अनुसार ही उनके जो हंसाबाई के पुत्र हैं, उनके पुत्र को क्या बनाया गया है, मेवाड़ का राजा बनाया गया है। दोस्तों, तो मेवाड़ का राजा हंसाबाई का जो पुत्र है वो बनते हैं राणा लाखा के बाद में जो बनते हैं मोकल बनते हैं। और जो मोकल जो राजा बनते हैं, तो मोकल से आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों। तो अपना जो अगला जो शासक आएगा वो शासक कौन सा आएगा दोस्तों, उसकी बात करते हैं अपन। तो दोस्तों, अपना अगला जो शासक है उस शासक का नाम है मोकल। तो देखते हैं दोस्तों कि मोकल क्या क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। तो मोकल अपना जो शासक है दोस्तों, वो क्या आ जाएगा, मोकल आ जाएगा। दोस्तों, ये जो दोस्तों मोकल जो शासक हैं, ये मोकल शासक हैं, ये 1421 से 1433 तक मेवाड़ की गद्दी पर शासन किया था इन्होंने। और मोकल ने कुछ अच्छे कार्य भी किए थे और इनकी एक मतलब साजिश के तौर पर इनकी हत्या हो गई थी। इसके बाद ही फिर जो इनके पुत्र होते हैं वो पुत्र बनते हैं अगले शासक बनते हैं। तो देखते हैं इनकी हत्या किस प्रकार से होती है। दोस्तों, तो मेवाड़ के इतिहास में जो सुनहरे पन्नों में लिखा हुआ है इनका इतिहास, वो सबसे बड़ा योगदान रहा है दोस्तों, क्योंकि इनका जो पुत्र है वो मेवाड़ का सबसे अच्छा शासक साबित होगा आगे चलकर। जो इनके पुत्र होते हैं उनका नाम रखते हैं कुंभा, और कुंभा एक प्रतापी शासक है दोस्तों, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे आज ही। तो देखते हैं दोस्तों, मोकल है वो कब से कब तक शासक रहे थे, 1421 से 1433 तक शासक रहे थे। 1421 से 1433 तक रहे थे। बात करते हैं मोकल की, तो मोकल के पिता हैं, पिता का नाम क्या है दोस्तों, तो पिता है उनके लाखा, या राणा लाखा कह सकते हैं, या लाखा लिख सकते हैं, या लक्षा सिंह भी लिख सकते हैं इनको। इनकी जो माता है दोस्तों, माता का नाम है हंसाबाई, हंसाबाई। और हंसाबाई की जब शादी हुई थी दोस्तों, तो हंसाबाई की शादी के समय ही इनका शर्त रख दी गई थी, तो उस शर्त के अनुसार ही इनको राजा बनाया गया था। तो हंसाबाई इनकी क्या है, माता है दोस्तों। और जो इनके जो सैनिक थे दोस्तों, वो सैनिकों ने ही इनके साथ में क्या किया थी, गद्दारी की थी और इनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, देखिएगा, मोकल ने एक काम करवाया था, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत एक मंदिर बना हुआ है दोस्तों। इस मंदिर का नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्या नाम है दोस्तों, त्रिभुवन नारायण मंदिर। इस मंदिर का पहले नाम क्या था, त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन त्रिभुवन नारायण मंदिर। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था दोस्तों, वो निर्माण करवाया था परमार शासक थे, परमार शासक राजा भोज के द्वारा करवाया गया था निर्माण। इसका निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाया गया था, परमार शासक, परमार शासक भोज के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया था, भोज के द्वारा। लेकिन कालांतर में चलकर जब राजा बनते हैं, कौन बनते हैं, आपके मोकल बनते हैं, तो मोकल ने इनका क्या करवाया था, पुनः निर्माण करवाया था, पुनः निर्माण, पुनः निर्माण करवाया था दोस्तों। और पुनः निर्माण करवाकर इस मंदिर का नाम क्या रखा था, इस मंदिर का नाम रखा था दोस्तों शमीदेश्वर महादेव मंदिर रखा था। क्या नाम रखा था, शमीदेश्वर महादेव मंदिर, शमीदेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर। और ये मंदिर है कहां पर दोस्तों, तो ये मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहां पर है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गोकुंड है, उस गोकुंड के पास में क्या है, ये मंदिर है दोस्तों। इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था इन्होंने, और इस मंदिर का नाम रखा था शमीदेश्वर महादेव मंदिर रखा था दोस्तों। अब दोस्तों आगे की बात करते हैं कि मोकल के साथ में जो सेनापति थे, वो सेनापति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनका एक मुख्य सेनापति था जिसका नाम था महपा पंवार, महपा पंवार। और महपा पंवार है, इसके नीचे दो सैनिक थे जिसका नाम था चाचा व मेरा। ये दोनों इसके खास सैनिक थे। इन दोनों खास सैनिकों की मदद से ही जब ये झीलवाड़ा अभियान लेकर जाते हैं, और ये अभियान कब लेकर जाते हैं, तो ये अभियान लेकर जाते हैं 1433 ईस्वी में लेकर जाते हैं। उस समय महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा की आयु लगभग 10 वर्ष की थी दोस्तों। और 10 वर्ष की आयु का एक बालक है, वो झीलवाड़ा अभियान लेकर जाते हैं, तो उस समय भी उनके साथ जाता है
और कहता है कि मैं भी इस झीलवाड़ा अभियान के में साथ चलूंगा। झीलवाड़ा कहां पर पड़ता है? तो झीलवाड़ा गुजरात में पड़ता है और गुजरात में इनकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी एक साजिश के तौर पर। तो दोस्तों देखिएगा, आपका ये क्षेत्र है मेवाड़। मेवाड़ मेवाड़ का शासक उस समय कौन है? मोकल है दोस्तों, मोकल। और जो ये मोकल हैं ये एक अभियान लेकर जाते हैं, और ये अभियान कहां पर लेकर जाते हैं? गुजरात। गुजरात और गुजरात, इस अभियान का जो नाम है दोस्तों, उस अभियान का नाम क्या है? झीलवाड़ा अभियान। झीलवाड़ा अभियान। और ये झीलवाड़ा अभियान लेकर कब जाते हैं? तो 1433 ईस्वी में झीलवाड़ा अभियान लेकर जाते हैं। कब लेकर जाते हैं? 1433 ईस्वी में झीलवाड़ा अभियान लेकर जाते हैं। और इनके साथ में कौन आता है? इनका पुत्र भी आता है, और पुत्र का नाम है कुंभा। और कुंभा की उस समय मात्र आयु कितनी थी? 10 वर्षों के थे केवल कुंभा। 10 वर्ष की आयु थी इनकी, और 10 वर्ष की आयु थी कुंभा की, लेकिन ये साथ चलते हैं। अब ये गुजरात पहुंचते हैं और यहां पर क्या करते हैं? एक साजिश के तौर पर मेहपा पवार के कहने पर, मेहपा पवार के कहने पर, पवार के कहने पर, मेहपा पवार के कहने पर चाचा और मेरा ने, चाचा व मेरा, चाचा और मेरा द्वारा, चाचा और मेरा द्वारा मोकल की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। मोकल की हत्या कर दी गई। अब देखिएगा दोस्तों, मोकल की जब हत्या कर दी जाती है तो मोकल के जो पुत्र होते हैं उन पुत्र का नाम है कुंभा, और कुंभा यहां से कहां जाता है? वापस मेवाड़ आता है। कुंभा यहां से वापस कहां आता है? सीधा मेवाड़ आता है। कुंभा भागकर कहां पर आता है? मेवाड़ आता है। जब कुंभा मेवाड़ आता है, और मेवाड़ में आने के बाद में ये बात बताता है किसको? हंसाबाई को बताता है। और हंसाबाई को बताता है कि इस प्रकार से मोकल की, मेरे पिता की क्या कर दी गई है? हत्या कर दी गई है। तो उसी क्षण हंसाबाई ने देर ना करते हुए इन जो कुंभा है, इस कुंभा का क्या कर दिया गया था? 1433 में राज्याभिषेक कर दिया गया था, और इसको यहाँ का राजा नियुक्त कर दिया गया था। और राजा नियुक्त कर दिया गया था कुंभा को, लेकिन कुंभा की आयु थोड़ी छोटी थी। इस वजह से हंसाबाई ने फिर से अपने भाई को बुलाया, और अपने भाई रणमल को बुलाया था, और उसको संरक्षक बनाया था। किसका संरक्षक बनाया था? महाराणा कुंभा का संरक्षक बनाया था, क्योंकि छोटी आयु का था, इसीलिए संरक्षक जरूरी था, क्योंकि कोई वापिस फिर से मोकल की तरह इसकी हत्या ना कर दे। मेवाड़ आता है और हंसाबाई के पास आता है। हंसाबाई ने क्या किया? इनका राज्याभिषेक करवा दिया जाता है हंसाबाई द्वारा। हंसाबाई द्वारा कुंभा का 10 वर्ष की आयु, 10 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक करवा दिया गया। राज्याभिषेक करवा दिया गया और मेवाड़ का नया राजा बना दिया गया था दोस्तों। ऐसी ऐसी घटना हुई थी इनके साथ में, और इस प्रकार से महाराणा कुंभा अगले अपने शासक बनते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि महाराणा कुंभा है वो शासक किस प्रकार से बनते हैं और कैसे क्या आगे की कहानी होती है। अगली बात करते हैं दोस्तों, तो अपना शासक आता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। अब दोस्तों देखिएगा, 1433 से 1468 तक जो शासक रहते हैं वो शासक कौन रहते हैं? महाराणा कुंभा रहते हैं दोस्तों। कौन रहते हैं? महाराणा कुंभा रहते हैं। अब महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा है, इनके पिता कौन है? इनके पिताजी हैं मोकल। इनकी माता की बात की जाए तो माता कौन है? सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी, ये सौभाग्य देवी मोकल की पत्नी थी। और कुंभा छोटी आयु में राजा बन जाते हैं, तो इनके जो संरक्षक हैं वो संरक्षक किसको बनाया जाता है? संरक्षक बनाया जाता है किसको? राव रणमल। राव रणमल। देखिएगा, रणमल के कोष्टक में आप ये भी लिखिएगा कि ये मारवाड़ के हैं। कौन है? राव रणमल। देखिएगा दोस्तों, यहाँ की कहानी यहां से शुरू होती है कि राव रणमल हैं, इन रणमल की एक दासी थी, और इस दासी का क्या नाम? दासी का नाम था भारमली। देखिएगा, दासी है जिसका नाम है भारमली, और ये भारमली है वो प्रेम किससे करती थी? ये कुंभा से प्रेम करती थी। किससे प्रेम करती थी? कुंभा से प्रेम करती थी।
दासी है वो कुंभा से प्रेम करती थी, और ये बात किसको पता पड़ती है? रणमल को भी पता होती है, और यही बात किसको पता होती है? कुंभा को भी पता होती है। लेकिन कुंभा है वो छोटी उम्र के थे, तो ऐसा कोई विशेष उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन भारमली के मन में ये था कि मैं कुंभा से क्या करूंगी? विवाह करूंगी। ये प्रेम करती थी और क्या करना चाहती थी? विवाह करना चाहती थी, विवाह करना चाहती थी। और विवाह इनका हुआ नहीं था इनके साथ में। क्यों? क्योंकि बहुत ही बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। क्योंकि जो राव रणमल हैं ये क्या कर रहे थे? इन्होंने जो सिसोदिया सरदार थे मेवाड़ के, उन सिसोदिया सरदारों की जगह पर राठौड़ सरदारों को नियुक्त करने लगे थे। और ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे सरदारों को इन्होंने राठौड़ सरदार बना दिए थे मेवाड़ में, और सिसोदिया सरदारों को बाईकाट करने लगे थे राव रणमल। ऐसी स्थिति में जब सिसोदिया सरदार इकट्ठे हुए थे और ये बात उनको नहीं पची थी, तो ये सारे के सारे जाते हैं और किसके पास जाते हैं? सिसोदा गांव में जाते हैं, और सिसोदा गांव में एकत्रित होते हैं, और वहां से ये वापस कहां जाते हैं? मांडू जाते हैं। मैं अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं दोस्तों कि मांडू कौन चला गया था? जो मेवाड़ का भीष्म पितामह कहलाता है, जिसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आज जीवन कभी भी मेवाड़ की गद्दी के ऊपर शासन नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा की थी, चुंडा ने की थी। और चुंडा जो है वो कहां चले जाते हैं? हंसा भाई ने उनको देश निकाला दे दिया था यहाँ से, इसीलिए ये पूरा राज्य छोड़कर कहां चले जाते हैं? मांडू गुजरात चले जाते हैं। और मांडू गुजरात में फिर से वापस कौन बुलाने जाता है? सिसोदा गांव के जो सरदार है वो सरदार इनको लेने के लिए जाते हैं। देखिएगा जो लाखा है, लाखा, इस लाखा के दो पुत्र और भी थे मोकल के अलावा। मोकल तो हंसाबाई से प्राप्त पुत्र था, लेकिन दूसरे जो पुत्र थे वो एक का नाम था चुंडा और दूसरे का नाम था राघवदेव। राघवदेव, ठीक है दोस्तों। राघवदेव की रणमल द्वारा हत्या करवा दी गई, रणमल द्वारा हत्या करवा दी गई, हत्या करवा दी गई थी। अब ये बात जब सबको पता चलती है कि ये हत्या किसने करवाई है, तो ये बात सबको पता चलती है ये हत्या किसने करवाई है? रणमल ने करवाई है। तो ऐसी स्थिति में सारे के सारे मेवाड़ी जो सरदार हैं वो मेवाड़ी सरदार क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं दोस्तों। और नाराज होने के बाद में ये जो चुंडा है, ये चुंडा प्रतिज्ञा कर कहां चला जाता है? मांडू चला जाता है, मांडू। और मांडू में वापिस इसको लेने कौन जाते हैं? तो सिसोदिया सरदार जाते हैं, सिसोदिया सरदार। सिसोदिया सरदार हैं वो कहां चले जाते हैं दोस्तों? वो वापस मांडू जाते हैं और चुंडा को ये पूरी कहानी बताते हैं, चुंडा को। और चुंडा को वापस लाते हैं, वापस मेवाड़ लाते हैं, मेवाड़। और जब मेवाड़ लाते हैं तो ये सारी बात पता किसको चलती है? चुंडा को पता चलती है। लेकिन चुंडा ने कहा था कि जो संरक्षक है वो रणमल है, और रणमल ही अगर ऐसा काम करेगा तो फिर बाद में अपन इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और इन्होंने कहा था कि जो दासी है, जो रणमल की दासी है, वो दासी किससे नाराज है? रणमल से नाराज है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम किससे करती थी? कुंभा से। और कुंभा के पास नहीं जाने देता था कौन? रणमल नहीं जाने देता था। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने फायदा उठाया भारमली का, और भारमली से संपर्क किया था किसने? चुंडा ने और सिसोदिया सरदारों ने किया था। और चुंडा और सिसोदिया सरदार आपस में मिले और भारमली को अपनी साइड में मिलाया, और भारमली को अपनी साइड में मिलाकर इस रणमल की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। और रणमल की जब हत्या कर दी जाती है दोस्तों, तो रणमल का पुत्र होता है वो भी उस समय कहां पर होता है? मेवाड़ में ही उपस्थित होता है। तो देखते हैं आगे की कहानी दोस्तों कि चुंडा व भारमली द्वारा, भारमली द्वारा रणमल की हत्या कर दी, हत्या कर दी गई। यह हत्या करने का कारण था दोस्तों, कारण यह था कि सिसोदिया सरदारों ने कहा था कि जितने भी मेवाड़ी सरदार हैं, जो सिसोदिया सरदार हैं, उनकी जगह पर राठौड़ी सरदार जो व्यवस्थित कर रहे हैं, राठौड़ी सरदारों को नियुक्त किया जा रहा है। ऐसे कर कर ये रणमल है जो मेवाड़ को क्या बना देगा? एक दिन मारवाड़ बना देगा। इसीलिए ऐसा कहकर उन्होंने कहा था कि चुंडा आप आइए और आप मेवाड़ को बचा लीजिए, नहीं तो ये मारवाड़ बनने की तकरार पर है मेवाड़। और ऐसी स्थिति में जब चुंडा ने बिड़ला उठाया था तो चुंडा ने कुंभा का सहयोग बिल्कुल पूरा किया था दोस्तों।
और यही बात जब कुंभा को पता चलती है तो रणमल को मार दिया, फिर भी कुंभा का कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्यों? क्योंकि मेवाड़ की जो प्रशस्ति है, मेवाड़ की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को मिटाने की कोशिश कर रहा था कौन? रणमल कर रहा था। ये बदला सिर्फ इसलिए ले रहा था कि इसकी बहन की शादी है वो किससे करवा दी गई थी? लाखा से करवा दी गई थी, और लाखा से करवा दी गई थी। इस वजह से ये सारा का सारा बदला रचा था, इसने षड्यंत्र रचा था। और ऐसी स्थिति में दोस्तों देखिएगा आगे कि जो अपना चुंडा है, चुंडा चुंडा किसको मारना चाहता था? इसका एक पुत्र भी था, इसका पुत्र था जिसका नाम था जोधा। जोधा और जोधा है, जोधा को एक कहानी कही थी राठौड़ी सरदारों ने, और राठौड़ी सरदारों ने ये कहा था कि भाग सके तो भाग जोधा, थारो रणमल मारियो जाए। तो ऐसी स्थिति में जोधा यहां से भगा था, और जोधा भगकर कहां चला जाता है? वापस मारवाड़ चला जाता है। और मारवाड़, उस समय मारवाड़ की राजधानी कौन थी? मारवाड़ की राजधानी मंडोर थी दोस्तों। तो मंडोर के ऊपर भी मेवाड़ के सरदारों ने क्या किया था? कब्जा कर लिया था। तो ये जोधपुर चला जाता है जोधा, और जोधपुर जाने के बाद में जोधा ने जोधपुर शहर बसाता है और राजा बनता है वहां का। लेकिन फिर कालांतर में आगे चलकर कुंभा और जोधा के बीच में अनबन होती है, वो भी अपन देखेंगे आगे। तो जोधपुर चला जाता है, जोधा है वो कहां चला जाते हैं? जोधपुर चले जाते हैं, जोधपुर चले जाते हैं। और इसके लिए राठौड़ी सरदारों ने कहा था, राठौड़ी सरदारों राठौड़ी सरदारों राठौड़ी सरदारों ने कहा था, किसको कहा था? जोधा को कहा था, भाग सके तो भाग जोधा, भाग सके तो भाग सके तो भाग जोधा, थारो रणमल मारियो जाए, थारो रणमल मारियो जाए। ये कहावत कही थी। और ऐसे शब्द जो राठौड़ी, अपनी जो मेवाड़ी भाषा है, जो मारवाड़ी भाषा है, उनमें राठौड़ी सरदारों ने कहा था। और ये जो जोधा है वो कहाँ चले जाते हैं? जोधा उस समय चले जाते हैं दोस्तों, कहां पर? जोधपुर चले जाते हैं। और ऐसी स्थिति हुई थी। लेकिन चुंडा ने इसका पीछा किया था। चुंडा मंडोर पर अधिकार करता है, मंडोर पर अधिकार करता है, मंडोर पर अधिकार कर लेता है। अब मंडोर पर अधिकार कर लेता है, तो इसके बाद में जो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में एक गोंडवान प्रदेश है, उस गोंडवान प्रदेश को लेकर जोधा और कुंभा के बीच में क्या होता है? संघर्ष होता है। दोनों के बीच में युद्ध का कारण बनने को स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में हंसाबाई उस समय क्या थी? जीवित थी। हंसाबाई इस समय जीवित है, और हंसाबाई ने इन दोनों को बिठाकर क्या किया था? समझा दिया था। और समझा दिया था, और समझाकर एक संधि करवा दी थी दोनों के बीच में। और दोनों के बीच में संधि करवाई थी, उस संधि का नाम था आवल और बावल की संधि। अब देखिएगा दोस्तों, आवल और बावल की संधि का अर्थ क्या है? आवल और बावल, आवल का मतलब है आंवले का पेड़, और बावल का है बबुल का पेड़। तो आंवले के पेड़ से जो सीमा है, वो सीमा किसकी रहेगी? मेवाड़ की रहेगी। और जो बबुल के पेड़ से जो सीमा है, वो सीमा किसकी रहेगी? मारवाड़ की रहेगी। इस प्रकार से उस संधि का नाम मेवाड़ और मारवाड़ संधि के नाम से भी जाना जाता है इसको। लेकिन जो प्रसिद्ध नाम है वो आवल और बावल की संधि करवा दी गई थी। वो भी देखते हैं कि वो आगे की प्रक्रिया क्या हुई थी दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, ये जिस प्रकार से अपना क्या है, मेवाड़ है, मान लेते हैं ये मेवाड़ है, और मेवाड़ का शासक उस समय, मेवाड़ की जो राजधानी है वो क्या है? चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़। और एक क्षेत्र पड़ता है इस साइड में जो है आपका मारवाड़। मारवाड़ की राजधानी क्या है? मंडोर। और मंडोर पर किसका अधिकार है? सिसोदिया सरदारों का अधिकार है। और यहाँ का जो शासक है वो कौन है? जोधा है। ठीक है दोस्तों, और जोधा है। अब देखिएगा, और यहाँ का शासक है वो कौन है? कुंभा है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र को नाम से जाना जाता है गोंडवान प्रदेश। गोंडवान, गोंडवान प्रदेश। गोंडवान प्रदेश को लेकर लेकर किसके बीच में अनबन थी? कुंभा और जोधा के बीच में। कुंभा तथा जोधा, कुंभा तथा जोधा, जोधा के मध्य संघर्ष हुआ था। और इस संघर्ष को खत्म करने के लिए इन दोनों के बीच में एक संधि करवा दी गई थी। क्या करवा दी गई थी दोस्तों? संधि करवा दी गई थी। और यह संधि करवाई थी किसने? आपके हंसाबाई है, वो इस समय क्या थी? जीवित थी। तो हंसाबाई ने इन दोनों के बीच में संधि करवा दी, और संधि का नाम था आवल और बावल की संधि। हंसाबाई द्वारा संधि करवा दी गई थी।
क्या करवा दी गई थी? संधि। और उस संधि का क्या नाम था? आवल और बावल की संधि। आवल व बावल की संधि। आवल और बावल की संधि। बावल की संधि। देखिएगा, हंसाभाई ने यह संधि है, इस संधि को और एक नाम से भी जाना जाता है। इस संधि को कहते हैं मारवाड़ मेवाड़ संधि। मारवाड़ मेवाड़ संधि। मेवाड़ संधि इस नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जो पॉपुलर नाम है दोस्तों, वो पॉपुलर नाम है कौन सा? आवल और बावल की संधि के नाम से ही जाना जाता है इसको। हंसाभाई ने कहा था आवल का मतलब है आंवले का पेड़। आंवले का पेड़। और बावल का मतलब है बबुल का पेड़। बबुल का पेड़। ये आंवले के पेड़ से जो सीमा है वो किसकी रहेगी? आंवले के पेड़ से मेवाड़ की सीमा। मेवाड़ की सीमा। मेवाड़ की सीमा रहेगी। और जो बबुल का पेड़ है वहां से, बबुल के पेड़ से मारवाड़ की सीमा। मारवाड़ की सीमा रहेगी। ये बात किसने कही थी? हंसाभाई ने कही थी। और हंसाभाई ने ऐसे करके इन दोनों के बीच में क्या करवा दी थी? संधि करवा दी गई थी दोस्तों। और ऐसी संधि करवाने के बाद में जो आगे की जो कहानी बनती है वो कहानी किस प्रकार से बनती है उसको भी देखते हैं। ये आवल और बावल की संधि है, वो संधि हंसाभाई ने जो करवाई थी, और इन दोनों के बीच में सुलह तो करवा दी गई थी, लेकिन सुलह करवाने के बावजूद भी इन दोनों के बीच का जो संघर्ष है वो खुन्नस कभी निकली नहीं थी दोस्तों, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर भी इन्होंने आपस में जुड़े रहे थे। देखते हैं दोस्तों, ये तो रहे थे कुंभा जब असली शासक बन गए थे, थोड़े से बड़े हो गए थे कुंभा। और कुंभा जब बड़े हो जाते हैं तो कुंभा को बहुत सारी उपाधियां धारण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुंभा ने 108 उपाधियां धारण की थी दोस्तों, लेकिन उनमें से जो प्रमुख उपाधियां हैं उन प्रमुख उपाधियों को अपन लिखेंगे दोस्तों। तो कुंभा की प्रमुख उपाधियां, कुंभा की प्रमुख उपाधियां, प्रमुख उपाधियां दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इनकी जो प्रमुख उपाधियां हैं वो प्रमुख उपाधियां दो स्थानों पर मिलती हैं। पहला स्थान है, एक तो मिलती है आपकी कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। और दूसरी जो उपाधियां मिलती हैं वो विजय स्तंभ प्रशस्ति में। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ प्रशस्ति में। इन दोनों जगह पर इनकी क्या मिलती है? कुंभा की दोनों उपाधियां मिलती है। उपाधियां, दोनों प्रसिद्धियों में कुंभा की उपाधियों का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा कुंभा की जो प्रथम प्रमुख उपाधियां हैं, उन प्रमुख उपाधियों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो कुंभा ने 108 उपाधियां धारण की थी दोस्तों, लेकिन 108 उपाधियों को लिखना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अपन देखेंगे दोस्तों, इनकी जो प्रसिद्ध उपाधियां हैं, देखिएगा इनको कहते हैं हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान। इनको एक नाम से और जाना जाता है, इनको कहा जाता है हाल गुरु। हाल, इनको कहा जाता है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य। इनको कहा जाता है दान गुरु। इनको कहा जाता है छाप गुरु। इनको कहा जाता है टोडर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा हिंदू सुल्तान इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये महान हिंदू शासक थे। महान हिंदू शासक, हिंदू शासक। हाल गुरु इनको क्या जाता है? पहाड़ी दुर्गों का स्वामित्व होने के कारण, पहाड़ी दुर्गों का स्वामित्व, स्वामित्व होने से। अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य देखिएगा दोस्तों, अभिनव भट्टाचार्य एक उपाधि है जिसको पूछा हुआ है एग्जाम में। एक एग्जाम में पूछा हुआ है कि अभिनव भट्टाचार्य किसकी उपाधि है। और आजकल क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, निम्नलिखित में से कुंभा की कौन सी उपाधि नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बार बार पूछा जाता है। देखिएगा दोस्तों, आप लोग अगर परिपूर्ण तरीके से अगर इस क्लास को देखते हैं या अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हैं साथ के साथ, तो मेरे हिसाब से एक भी ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपकी छूट जाएगी। ठीक है, तो आप साथ के साथ पेन और पेपर लेके बैठिएगा,
और अधिक से अधिक इस क्लास को भी शेयर करिएगा अगर आपको अच्छी लगती है तो। ठीक है दोस्तों, आगे की बात देखते हैं कि कुंभा ने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। ठीक है, कहा जाता है कुंभा ने 108 उपाधियां धारण की थी। कुंभा ने 108 उपाधियां धारण की थी। कुछ उपाधियां के नाम लिखे हैं मैंने, वो आप लोग भली भांति देखिएगा। और कुंभा की जो उपाधियां मिलती है वो किसमें मिलती हैं? आपकी कुंभलगढ़ प्रशस्ति और विजय स्तंभ प्रशस्ति के अंदर कुंभा की उपाधियां देखने को मिलती है दोस्तों। आगे की बात करते हैं कि कुंभा ने क्या क्या काम किए थे दोस्तों। सबसे पहला देखते हैं इनका कि कुंभा के सैनिक अभियान। कुंभा ने मेवाड़ का विस्तार किया था। कुंभा के सैनिक अभियान, सैनिक अभियान दोस्तों, कुंभा जो है उन्होंने बहुत सारे सैनिक अभियान लेके गए थे जगह जगह पर, लेकिन जो सबसे पहली विजय मानी जाती है कुंभा की वो है आपकी आबू विजय। और आबू का जो सैनिक अभियान लेके गए थे वो भी कुंभा ऐसे ही नहीं था कि अपने पड़ोसी राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। जब तक पड़ोसी राज्य हैं वो आपका अगर आपके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है तब तक उसके ऊपर भी कोई छेड़खानी नहीं की जाती थी। लेकिन यहाँ का जो आबू का जो शासक था शेषमल, शेषमल जो है वो क्या करता था? शेषमल अपने मेवाड़ी गांव थे उनके ऊपर क्या कर रहा था? धीरे धीरे अधिकार कर रहा था। और जो गुजरात की तरफ से जो आक्रमण होते थे वो सारे के सारे आक्रमण कौन करवाता था? शेषमल ही करवाता था। ऐसी स्थिति में कुंभा ने नारसिंह डोडिया को भेजते हैं सैनिक अभियान लेकर और आबू के ऊपर क्या कर लेते हैं? विजय प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में शेषमल है उसको अपना बंदी बना लिया जाता है और फिर बाद में इसको हरा दिया जाता है और वो हार स्वीकार कर लेता है और सामंत बनकर रहता है। तो बात करते हैं आबू विजय। आबू विजय, आबू विजय है वो आबू विजय ये कहा जाता है कुंभा की प्रथम विजय। कुंभा की प्रथम विजय, प्रथम विजय कुंभा की क्या है दोस्तों? प्रथम विजय। और यहाँ का जो आबू का जो शासक है वो शासक कौन था? शासक आबू का शासक है वो शासक था शेषमल। शेषमल। और शेषमल क्या कर रहा था? मेवाड़ी गांवों पर कब्जा कर रहा था। मेवाड़ी गांवों पर कब्जा कर रहा था। गांवों पर कब्जा। कुंभा किसको भेजते हैं? देखिएगा, कुंभा भेजते हैं नारसिंह डोडिया को। कुंभा नारसिंह डोडिया को, नारसिंह डोडिया। जब नारसिंह डोडिया को भेजते हैं तो नारसिंह डोडिया शेषमल को हरा देता, शेषमल को हरा देता, हरा देता है। और इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा यहाँ पर दो दुर्गों का निर्माण करवाता है। पहला दुर्ग है उसका निर्माण करवाता है अचलगढ़, अचलगढ़। दूसरे दुर्ग का निर्माण करवाता है वो है आपका बसंतीगढ़, बसंतीगढ़। और ये जो दोनों दुर्ग हैं ये दोनों ही दुर्ग कहां पर है दोस्तों? सिरोही में, सिरोही में। और सिरोही में दो दुर्गों का निर्माण करवाता है कुंभा और पहली अपनी आबू विजय है उसको क्या करता है? सफल बनाता है। और इसके ऊपर जो आक्रमण करने वाला होता है वो कौन होता है दोस्तों? नारसिंह डोडिया होता है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। अगली बात करते हैं दोस्तों कि अगला जो सैनिक अभियान था वो सैनिक अभियान था आपका, देखिएगा, नागौर विजय। कुंभा और नागौर विजय, कुंभा व नागौर विजय, नागौर विजय। मान लीजिएगा दोस्तों कि ये आपका क्या है? जैसे नागौर है और नागौर है, इस नागौर में दो भाई थे। एक भाई का नाम था शम्स खां, शम्स खां। एक का नाम था नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन। देखिएगा दोस्तों, बात है तब की जब नसीरुद्दीन यहाँ का शासक बन जाता है तो ये बात किसको खटती नहीं है? अपने ही भाई शम्स खां को नहीं खटती है। और ऐसी स्थिति में शम्स खां क्या कहता है? शम्स खां कहता है कुंभा को कि आप मेरी सैनिक सहायता करिएगा, मैं आजीवन आपका क्या रहूंगा? गुलाम बन के रहूंगा, आजीवन आपका सेवक बन के रहूंगा और मैं आपसे संधि करूंगा
और मैं कभी भी आपकी बातों का उल्लंघन नहीं करूंगा और संधि की शर्तों को कभी भी मैं तोड़ूंगा नहीं। जब ये बातें जब शम्स का खुद कहता है तो कुंभा है वो क्या करता है, इस नसरुद्दीन को हराने के लिए क्या करता है, शम्स का को वहां का राजा बनाने के लिए इसके साथ में सैनिक भेजता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब नसरुद्दीन चला जाता है, नसरुद्दीन गुजरात चला जाता है और शम्स का है वो शम्स का क्या करता है, यहाँ का शासक बन जाता है। जब ये शासक बनता है तो थोड़े दिन तक तो कुंभा की बातों को माना था इसने, लेकिन कुछ समय के बाद में जब ये अपनी मनमर्जी की बातें करने लग गया था, संधि की शर्तों को तोड़ दिया गया था, संधि की शर्तों को तोड़ दिया इसने, तो ऐसी स्थिति में कुंभा ने फिर से आक्रमण किया था इसके ऊपर और इसको हरा दिया गया था। और नागौर के ऊपर क्या कर लिया था कुंभा ने, कब्जा कर लिया था नागौर के ऊपर। नागौर के ऊपर जब कब्जा कर लेता है तो शम्स का कहां चला जाता है, गुजरात चला जाता है। और गुजरात चला जाता है और गुजरात किसके पास जाता है, गुजरात जाता है ये अपने कुतुबुद्दीन के पास चला जाता है और कुतुबुद्दीन को जाकर कहता है कि मेरे पास में अगर 1.5 लाख सैनिक होते या मेरे पास में 1 लाख सैनिक भी होते तो मैं कुंभा की सेना को क्या करता, धूल चटा देता नागौर में। ऐसी स्थिति में ये दोनों प्लानिंग बनाते हैं और फिर से आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाते किसके ऊपर, मेवाड़ के ऊपर। तब उस समय ये बात पता चलती किसको, कुंभा को। तब कुंभा वापस गुजरात सैनिक अभियान लेकर जाते हैं और दोनों को बुरी तरीके से हरा देते हैं। जब दोनों को बुरी तरीके से हरा देते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि शम्स का वहां पर मारा गया और कुतुबुद्दीन है वो क्या है, जिंदा छोड़ देते हैं उसको। तो कुतुबुद्दीन आगे चलकर फिर से वापस जो मांडू का सुल्तान आता है मोहम्मद खिलजी प्रथम, मोहम्मद खिलजी प्रथम के साथ मिलकर 1456 में एक संधि करते हैं दोनों, और संधि करते हैं और संधि का नाम रखते हैं चांपानेर की संधि। और दोनों संधि कर संयुक्त आक्रमण करते हैं किसके ऊपर, मेवाड़ के ऊपर संयुक्त आक्रमण करते हैं। जैसे मेवाड़ के ऊपर संयुक्त आक्रमण करते हैं कौन, शम्स खां और कुतुबुद्दीन करते हैं, उसी प्रकार से कुतुबुद्दीन और मोहम्मद खिलजी प्रथम ये दोनों भी वापस मेवाड़ के ऊपर संयुक्त आक्रमण करते हैं। तो फिर आगे वापस कुंभा इनके ऊपर कौन सा अभियान लेकर जाते हैं, सैनिक अभियान लेकर जाते हैं, जो कि एक युद्ध लड़ा जाता है, सारंगपुर का युद्ध लड़ा जाता है, जो मांडू के सुल्तान को हरा दिया जाता है और उस उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है दोस्तों। तो ऐसी ऐसी कहानी है, उसको भी देखते हैं दोस्तों। शम्स का क्या करता है, कुंभा से कहता है मेरी सहायता करने पर, मेरी सहायता करने पर मैं आपका गुलाम रहूंगा। लेकिन कालांतर में क्या करता है, लेकिन कालांतर में संधि की शर्तें तोड़ देता है, संधि की शर्तें तोड़ देता है, शर्तें तोड़ता है। कौन तोड़ता है, शम्स का तोड़ता है। और तब कुंभा आक्रमण करता है, तब कुंभा आक्रमण करता है। और कुंभा जब आक्रमण करता है तो शम्स का यहां से भाग जाता है। अब देखिएगा जब ऐसी ऐसी घटना होती है तो मेवाड़ का जो शासक है वो क्या करेगा, आक्रमण करेगा और नागौर के ऊपर आक्रमण करता है और नागौर अपने आधिपत्य में लेता है। कुंभा अपने अधीन कर लेता है, किसको, नागौर को अधीन कर लेता है। और इस प्रकार से नागौर विजय हुई थी कुंभा की। ठीक है दोस्तों, और उसी समय ये जो शम्स का है वो शम्स का कहां चला जाता है दोस्तों, यह गुजरात चला जाता है, यह गुजरात चला जाता है, गुजरात चला जाता है। और गुजरात चला जाता है और गुजरात जाकर ये किससे मिलता है, कुतुबुद्दीन से मिलता है, कुतुबुद्दीन से मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब ये कुतुबुद्दीन से मिलता है और दोनों मिलकर क्या करते हैं कि मेवाड़ के ऊपर संयुक्त आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। तो अगली जो विजय होगी कुंभा की, वो विजय कौन सी होगी आपकी, वो विजय होगी दोस्तों गुजरात विजय। देखिएगा दोस्तों, गुजरात विजय, ये तीनों जो अभियान है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, केवल आबू विजय है वो अलग है। बाकी देखिए नागौर विजय वापस रिलेटेड किससे है, गुजरात से है। और गुजरात जो विजय है वो वापस किससे रिलेटेड है, मांडू से, मांडू के जो सैनिक अभियान लेके जाते हैं कुंभा, उससे संबंधित है। इन दोनों को आपको मैचुअल ही पढ़ना पड़ेगा, तीनों अभियान को याद रखना पड़ेगा, तब जाके पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आएगी। अब देखिएगा गुजरात का जो शासक है वो शासक कौन है, कुतुबुद्दीन।
कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन। और कुतुबुद्दीन के साथ में कौन मिल जाता है, प्लस में कौन आ जाता है, शम्स खां। शम्स खां को नागौर में जिंदा छोड़कर कुंभा ने गलती कर दी थी और ऐसी गलती वापस यहां पर नहीं करेंगे। तो यहां पर वापस कुंभा है जो मेवाड़ है यहाँ पर, और मेवाड़ के साथ में अटैच में ही लगा हुआ है अपना एक छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो छोटा ही है, गुजरात। क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि में तो अपना राजस्थान है वो क्या है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान का। यहाँ का शासक है आपका कुंभा। यहाँ का शासक कौन है, कुतुबुद्दीन। और कुतुबुद्दीन के साथ में कौन मिल गया आपके बाद, शम्स खां। कुतुबुद्दीन व शम्स खां, शम्स खां दोनों आक्रमण के लिए तैयार होते, आक्रमण के लिए तैयार होते, तैयार होते हैं। लेकिन यहां पर आक्रमण कौन कर देता है, गुजरात पर आक्रमण कर देता है कुंभा। कुंभा आक्रमण कर देता है और शम्स खां को मार देता है, लेकिन शम्स खां को क्या कर देता है, यहां पर मार देता है। शम्स खां, शम्स खां को मार देता है, मार देता है कुंभा। और कुतुबुद्दीन यहां से क्या कर लेता है, वापस मांडू चला जाता है। और मांडू चला जाता है, और मांडू जाने के बाद में फिर से वापस मोहम्मद खिलजी प्रथम के साथ में मिलकर क्या करता है, फिर से संयुक्त आक्रमण की योजना बनाते हैं। तो दोनों तैयार होते हैं और दोनों को हार का मुंह देखना पड़ता है। इस प्रकार से कुंभा की गुजरात विजय भी क्या रही थी, सफल रही थी दोस्तों। अगली बात करते हैं अपन की मांडू विजय। मांडू, मांडू विजय या मालव विजय, ये जो मांडू विजय है दोस्तों, वो किस प्रकार से कुंभा ने जीती थी उसका भी अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, मैंने बताया था आप लोगों को कि मांडू विजय जो है वो एक प्रकार से देखा जाए तो मांडू विजय जो है वो कुंभा किसके साथ में लड़ते हैं, अपने कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन और मोहम्मद खिलजी प्रथम के साथ में लड़ते हैं। लेकिन मोहम्मद खिलजी प्रथम है वो क्यों रखेगा शम्स खां, इस बात का कारण पता करना है आप लोग कि इसको साथ में क्यों रखेगा। इसको साथ में रखने का कारण था कि शम्स खान ने वहां पर जाकर फिर से कहा था, जिस प्रकार से कुतुबुद्दीन को शम्स खान ने पागल बनाया था कुतुबुद्दीन को, उसी प्रकार से कुतुबुद्दीन पागल बनाता है किसको, मोहम्मद खिलजी को पागल बनाता है। और मोहम्मद खिलजी प्रथम जो है वो भी क्या होता है, उसकी बातों में आ जाता है और कुंभा के ऊपर संयुक्त आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में ये बात कब की है, 1437। इसकी एक डेट मिलती है अपने को, क्योंकि यहाँ पर एक युद्ध लड़ा जाएगा दोनों के बीच में, और मांडू विजय के साथ में एक युद्ध लड़ा जाता है जिस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर, सारंगपुर का युद्ध। ये सारंगपुर का युद्ध दोस्तों पूछा हुआ कितनी बार, 1437 में लड़ा गया था। और ये किस किस के बीच में लड़ा गया था, ये लड़ा गया था कुंभा, कुंभा वर्सेस कुतुबुद्दीन, सॉरी कुतुबुद्दीन नहीं दोस्तों, आपका मोहम्मद खिलजी, मोहम्मद खिलजी। क्योंकि कुतुबुद्दीन तो यहाँ पर क्या है, इसका सहायक। और ऐसी स्थिति में देखिएगा, जब कुतुबुद्दीन को मार देता है कुंभा, तो मोहम्मद खिलजी है, मोहम्मद खिलजी को यहाँ से क्या बना के लाते हैं, बंदी बना के लाते हैं। और बंदी बना के लाते हैं कौन, महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा 6 माह तक इस मोहम्मद खिलजी को कहां पर बंदी बनाकर रखते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रखते हैं। और उसी समय, उसी दरमियान की बात है, 1437 में जब ये युद्ध जीत गए थे, तो इन्होंने आकर कहा था कि मेवाड़ के चारों तरफ के जो राज्य हैं उनको विजय प्राप्त कर दिया है। और विजय प्राप्त की उपलक्ष्य में इन्होंने क्या कहा था, इस युद्ध की जो निर्णायक युद्ध हुआ था, ये सारंगपुर का युद्ध, इस सारंगपुर के युद्ध है, उस सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में, उसकी विजय की स्मृति में इन्होंने एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, 9 मंजिला है दोस्तों। उसकी भी अपन अभी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों कि सारंगपुर युद्ध में क्या क्या हुआ था। इस सारंगपुर युद्ध में मोहम्मद खिलजी, मोहम्मद खिलजी, खिलजी प्रथम को बंदी बनाया, बंदी बनाकर 6 माह तक, 6 माह तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में
रखा था। ये युद्ध इस प्रकार से मांडू विजय प्राप्त की थी कुंभा ने। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनकी विजय स्तंभ जो बनाया था वो ऐसे किस प्रकार की इसकी सारंगपुर युद्ध की स्मृति में बनाया था, उसकी क्या विशेषता है उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अपना अगला जो हेडिंग है वो आ जाएगा विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, इस विजय स्तंभ के दोस्तों दो तीन नाम है। विजय स्तंभ भी कहते हैं इसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। कीर्ति स्तंभ, इस कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है, इसी को कहते हैं विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। विष्णु स्तंभ देखिएगा दोस्तों, कुछ लोगों का कंफ्यूजन हो सकता है कि कीर्ति स्तंभ सर दूसरा है, उसको कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही एक दूसरा जो स्तंभ बना हुआ है वो जैन कीर्ति स्तंभ है दोस्तों। वो 7 मंजिला है और ये 9 मंजिला है और उसके आगे नाम लिखा हुआ है जैन कीर्ति स्तंभ है। और केवल कीर्ति स्तंभ की बात की जाए तो कुंभा के द्वारा निर्मित है 1440 से 1448 तक, जो 8 वर्षों तक काम चला था इसका, वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। निर्माण 1440 से 1448 तक, ठीक है दोस्तों। हाँ, विजय स्तंभ ये जो सारे काम है दोस्तों वो कुंभा की स्थापत्य कला के अंतर्गत भी आते हैं। अगर अपन अलग से टॉपिक लेके पढ़े कि कुंभा की स्थापत्य कला, तो उसने जितने भी निर्माण कार्य करवाए हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसका आधुनिक निर्माता की बात की जाए तो आधुनिक निर्माता है वो कुंभा ही है। उन्होंने ही ये जो सर्पिलाकार मार्ग बना हुआ है, आज जो अपने को पोले देखने को मिलती हैं, राम पोल, पाडन पोल, बड़ी पोल, सूरज पोल, जो सूरज पोल पीछे की साइड में वो है, जो आगे की जो साइड में जो पोले हैं, और जो इस प्रकार का जो रास्ता बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाने का, वो सर्पिलाकार मार्ग है। उस सर्पिलाकार मार्ग का जो धनी है वो कौन है? महाराणा कुंभा ही है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों विजय स्तंभ की, और विजय स्तंभ जो है वो किस प्रकार से बना हुआ है, इसकी छोटी सी एक रेखांकित चित्र भी देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, विजय स्तंभ है वो इस प्रकार से बना हुआ है। ये विजय स्तंभ है वो कितने मंजिला है? 9 मंजिला है दोस्तों। हाँ, ये कितने मंजिला है दोस्तों? 9 मंजिला है। और देखिएगा इसकी हर मंजिल की एक एक विशेषता है दोस्तों, अलग अलग प्रकार की, और अलग अलग प्रकार में भी तीसरी मंजिल है उसकी एक अलग ही विशेषता है कि यहाँ के जो वास्तुकार थे उन वास्तुकारों ने या फिर बाद में किसी ने खंडित करके बनाया होगा, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि कब लिखवाया गया है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है दोस्तों, अरबी भाषा में तीसरी मंजिल के ऊपर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। जो एक विचित्र बात है कि इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हिंदू मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। लेकिन 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, वो कैसे लिखा गया है? तो ये भी एक प्रश्न बना है और ये भी पूछा जाता है कई बार दोस्तों। अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो निर्माण की बात है तो दोस्तों निर्माण करवाया किसने? कुंभा द्वारा निर्माण करवाया गया इसका। कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अगर बात की जाए कि इसका वास्तुकार दोस्तों, वास्तुकार हैं जेता, नापा, पूंजा, ये इसके क्या है दोस्तों? वास्तुकार है। और अगर बात की जाए कि यहाँ पर एक प्रशस्ति लगी हुई है दोस्तों, विजय स्तंभ प्रशस्ति, जिस प्रशस्ति में मेवाड़ का इतिहास भी लिखा गया है दोस्तों, और इसी प्रशस्ति में कुंभा की जो क्या है उपलब्धियां और कुंभा की उपाधियां का भी वर्णन किया गया है, जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। ये जो विजय स्तंभ प्रशस्ति है, इसका नाम क्या है? विजय स्तंभ प्रशस्ति। विजय स्तंभ प्रशस्ति, इस विजय स्तंभ प्रशस्ति है, इसके लेखक कौन है? लेखक है आपके अत्रि भट्ट। अत्रि भट्ट, जब अत्रि भट्ट ने इस काम को पूर्ण नहीं किया था तो अत्रि भट्ट का जो पुत्र था उस पुत्र का नाम था महेश भट्ट। और ये महेश भट्ट और अत्रि भट्ट हैं, ये दोनों कुंभा के क्या हैं? दरबारियों में भी पढ़े जाएंगे और दरबारी भी हैं दोनों। ठीक है दोस्तों, महेश भट्ट द्वारा पूर्ण लिखा गया। एक और विशेषता है दोस्तों इसकी कि तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। अल्लाह शब्द लिखा है। बात करें दोस्तों कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हिंदू मूर्ति विश्व कला का कोष भी कहा जाता है।
और हिंदू मूर्ति कला का अजायब घर भी कहा जाता है इसको। हिंदू मूर्ति कला का, हिंदू मूर्ति कला का विश्व कोश। एक बात करते हैं कि इसको विष्णु स्तंभ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो मेन मुख्य द्वार है उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है, इस कारण से इसको क्या कहते हैं, विष्णु स्तंभ भी कहते हैं दोस्तों। इसको कहते हैं हिंदू मूर्ति कला का अजायब, अजायब घर भी कहते हैं और विश्व कोश भी कहते हैं दोस्तों। इसके ऊपर भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार ने 1949 में डाक टिकट जारी किया, डाक टिकट जारी किया। देखिएगा दोस्तों, ये जो विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ कितने फीट ऊंचा है इसकी भी बात करते हैं दोस्तों। ये विजय स्तंभ 120 फीट ऊंचा है, 120 फीट ऊंचा। और बात करें कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 24 फीट चौड़ा है, चौड़ा है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि विजय स्तंभ में और क्या क्या विशेषता है। तो विजय स्तंभ में दोस्तों ध्यान रखिएगा, विजय स्तंभ से कहीं न कहीं अगर मेवाड़ के इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुंभा और महाराणा प्रताप से कोई क्वेश्चन परे नहीं होता है। इसीलिए आप लोग अधिक से अधिक इस क्लास को भी शेयर करिएगा और अधिक से अधिक कमेंट भी करिएगा और लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने साथ में इस जय हिंद परिवार के साथ में जुड़े भी रहिएगा और आगे भी पढ़ते रहिएगा। दोस्तों बात करते हैं कि जब विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया गया था, तो विजय स्तंभ का निर्माण उस समय जेता, नापा और पूजा ये क्या थे, यहाँ के वास्तुकार थे। दोस्तों मेन जो टॉपिक है, मेन जो लाइन है वो याद रखना है। डाक टिकट कब जारी हुआ था, इसके ऊपर अरबी भाषा में नोबार अला लिखा हुआ है। एक और बात की जाए दोस्तों, तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का क्या है, प्रतीक चिन्ह है। अगर राजस्थान पुलिस के प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो आज राजस्थान पुलिस के हर जवान के कंधे पर विजय स्तंभ का एक चित्र जरूर मिलेगा, आपको लोगो जरूर मिलेगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। ये कुछ जानकारी थी दोस्तों, वो अपनी विजय स्तंभ से संबंधित थी। अगली बात करते हैं दोस्तों कि कुंभा ने और क्या क्या निर्माण करवाए थे। तो कुंभा को कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता। देखिएगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आधुनिक निर्माता अगर कुंभा को कहा जाता है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माता है वो किसको कहा जाता है, आप लोग कमेंट पे करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग कमेंट करते हैं। देखते हैं इस क्लास के ऊपर आधुनिक निर्माता किसको कहा जाता है, कुंभा को कहा जाता है। इसके सर्पिलाकार मार्ग बनाया, सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण करवाया। देखिएगा दोस्तों, अगला और जो निर्माण कार्य है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ये कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभलगढ़ नाम क्यों रखा गया था, तो ये अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर इन्होंने अपनी, कुंभल देवी जो पत्नी थी इनकी, उनके नाम पर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों। और ये कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो है कहां पर, ये राजसमंद जिले में पड़ता है दोस्तों, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग जब अपन राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर जो है उसके अंदर पढ़ोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका भी बहुत बड़ा निर्माण करवाया था कुंभा ने। और कुंभा का अंतिम समय है वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही बीतता है और इसकी जो मृत्यु होती है वो भी यहीं पर होती है। कुंभा की अगर छतरी की बात की जाए तो छतरी भी कहां पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है दोस्तों। तो इसने अपनी पत्नी कुंभलवती
कोम्बलवती के नाम पर निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, अगली और बात की जाए कुंभा ने और क्या क्या करवाया था। देखिएगा, ऐसा कहा जाता है कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने स्वयं अकेले करवाया था। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, दुर्गों का दुर्गाधीराज भी कहा जाता है इनको। ठीक है, दुर्गाधीराज भी इनको कहा जाता है। कुंभा की एक उपाधि ऐसा कहा जाता है। अलग अलग किंवदंतियां हैं इनके बारे में, और किंवदंतियों को देखिएगा, किंवदंतियों के कहीं पर भी प्रमाण नहीं मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि किंवदंतियां जैसे बप्पा रावल के लिए एक किंवदंती थी कि 35 हाथ की धोती पहनते हैं, 4 बकरे एक साथ खाते हैं, और 1.5 मन का क्या रखते हैं, अपने हाथ में ढाल रखते हैं। तो ऐसी केवल किंवदंतियां हैं, ये कहीं पर भी उजागर नहीं किया गया, ये कहीं पर भी लिखा गया नहीं है। एक और दुर्ग का निर्माण करवाया था इन्होंने, भौमट दुर्ग का निर्माण। भौमट दुर्ग का निर्माण इन्होंने एक और दुर्ग का निर्माण करवाया था, बेराठ दुर्ग। बेराठ देखिएगा, बेराठ दुर्ग है वो भीलवाड़ा में है। एक बेराठ सभ्यता भी है। बेराठ सभ्यता है दोस्तों, वो बेराठ सभ्यता कहां पर है, बेराठ सभ्यता है वो दोस्तों आपकी जयपुर में। इसका भी ध्यान रखिएगा आप। बेराठ दुर्ग भीलवाड़ा में है और बेराठ सभ्यता जयपुर में है। एक और दुर्ग का निर्माण करवाया था अचलगढ़, ये अपन पहले भी लिख चुके हैं, फिर से और नोट कर लीजिएगा, अचलगढ़ दुर्ग। और दुर्ग का निर्माण करवाया था बसंतीगढ़। इस प्रकार से कुंभा ने बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए थे। ये दोनों दुर्ग कहां पर है, सिरोही में है दोस्तों। कहां पर है, सिरोही में। देखिएगा दोस्तों, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। एक अपन आगे चलकर और भी देखेंगे कुंभा के बारे में। कुंभा के जो स्थापत्य कला है उनके बारे में अगर सारी जानकारी दी जाए तो बहुत बड़ा मतलब एक क्लास में इनको समायोजित करना संभव ही नहीं है दोस्तों, असंभव है। लेकिन फिर भी आगे आगे जैसे जिस प्रकार से आगे जो इतिहास पढ़ेंगे, उस इतिहास में कुछ ऐसे नामचीन जो राजा आएंगे, उन राजाओं के साथ में इनका जुड़ाव रहेगा, उस जुड़ाव को भी अपन आगे देखेंगे। अगली बात करते हैं दोस्तों, कुंभा के जो स्थापत्य कला की बात हो गई, कुंभा ने ये निर्माण कार्य करवाए थे। इसके बाद की बात करें कि कुंभा ने और क्या क्या काम किए थे। देखिएगा, कुंभा ने ग्रंथ भी बहुत सारे लिखवाए थे। कुंभा स्वयं वीणा वादक थे। कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई को भी एक उपाधि दी गई थी, वागेश्वरी की उपाधि। तो वागेश्वरी की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि वो भी वीणा वादिनी थी, वीणा बजाती थी कुंभा की तरह। कुंभा भी एक संगीत प्रेमी आदमी थे। तो कुंभा के एक तो संगीत गुरु हैं और एक चित्रकला के गुरु हैं, उन दोनों को देखना बहुत ही अति आवश्यक है दोस्तों। तो उससे भी पहले बात करते हैं कि कुंभा की एक पुत्री थी, कुंभा की पुत्री का नाम है रमाबाई, और रमाबाई की एक उपाधि है, उस उपाधि का नाम है, इनको कहा गया है वागेश्वरी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वीणा वादिनी थी। वैसे वीणा वादिनी किसको कहा जाता है, मां सरस्वती को कहा जाता है वीणा वादिनी। लेकिन ये तुलना की गई है वो किससे की गई है, सरस्वती से की गई, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वीणा वादिनी थी। और कुंभा खुद स्वयं वीणा वादक थे। बात करते हैं दोस्तों कि कुंभा है, कुंभा के पुत्र कौन कौन थे। कुंभा के 2 पुत्र थे, 2 पुत्र। देखिएगा दोस्तों, 2 पुत्र कौन कौन से थे। एक का नाम था उदा, एक का नाम था रायमल। देखिएगा, यहीं से थोड़ी सी संघर्ष स्टार्ट हो गया था। जब कुंभा स्वयं जीवित थे उस समय से ही संघर्ष स्टार्ट हो गया था इन दोनों के बीच में, कि रायमल तो कहता था कि राजा मैं बनूंगा, लेकिन ये जो भ्रम था वो किसके भ्रम था, उदय सिंह के भ्रम था। उदा के क्या था, भ्रम था। और उदा के ये भ्रम था कि कहीं पिताजी है जो रायमल को राज्याभिषेक ना कर दे और राजा इसको घोषित ना कर दे। ऐसी स्थिति में कुंभा को अंतिम समय में एक रोग भी हो गया था दोस्तों। उस रोग का नाम है उन्माद नामक रोग। और उन्माद नामक रोग होता है, उन्माद नामक रोग में बता दूं आपको दोस्तों, उन्माद नामक रोग में मानसिक स्थिति का संतुलन बिगड़ जाता है थोड़ा सा। तो ऐसी स्थिति में उदा ने कुंभा को क्या किया था, जंजीरों से बांध के रखा था
और जंजीरों से बांध के रखा था। वो कहां पर रखा था? कुंभलगढ़ में रखा था, और कुंभलगढ़ में भी मामादेव कुंड में रखा था। कुछ दिनों के बाद में जब कुंभा की स्थिति क्लियर हो जाती है, कुंभा का विजन क्लियर हो जाता है, जब कुंभा थोड़ा सा सही स्थिति में आ जाते हैं तो कुंभा को वहां से खोल दिया जाता है। और जब कुंभा को खोल देते हैं तो उदा अपने पिताजी के साथ में घूम रहा था। किसके साथ में? कुंभा के साथ में घूम रहे थे। तो ऐसी स्थिति में कुंभा को क्या किया था? उदय सिंह ने बादल महल की दीवार से धक्का दे दिया था, और धक्का देने की वजह से ये कुंभा की क्या हो जाती है? वहां पर मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो कुंभा क्या कहलाता है? मेवाड़ का पितृहंतो कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवाड़ का पितृहंतो। पिता को मारने वाला पितृहंतो, पिता को मारने वाला पितृहंतो, तो उदा पितृहंतो कहलाता है। उसके बाद में शासक बनता है, वो कौन बनता है? उदा बनता है। लेकिन उदा कुछ 1 या 2 साल शासक रहता है। और जब ये देवबारी के पास में जब उदयपुर जा रहे होते हैं तो रास्ते में क्या होता है? बिजली गिरने से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो शासक कौन बनते हैं? रायमल बनते हैं। तो रायमल की भी अपन चर्चा करेंगे, उदा की भी अपन चर्चा करेंगे। देखते हैं कि आगे इस कहानी में कहां तक क्या क्या मोड़ आता है। ठीक है दोस्तों, तो कुंभा है, कुंभा का अंतिम समय कहां पर बीता था? कुंभा का अंतिम समय, अंतिम समय जब कुंभा का अंतिम समय है वो कहां पर बीतता है? कुंभलगढ़ में बीतता है। और कुंभलगढ़ में अंतिम समय बीतता है कुंभा का, तो कुंभा को क्या होता है? अंतिम समय में एक रोग हो जाता है। कुंभा को एक रोग हो जाता है। कुंभा के अंतिम समय में इसको क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। कुंभा को उन्माद नामक रोग होता है, नामक रोग होता है। ऐसी स्थिति में इस उन्माद नामक रोग में मामादेव कुंड जो कहां पर है? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ बांध कर रखा जाता है, बांध कर रखा जाता है। मामादेव कुंड में कुंभलगढ़ में कुंभा को क्या किया जाता है? बांध के रखा जाता है। और ये बांधता कौन है? बांध के रखा जाता है किसके द्वारा? उदा के द्वारा। उदा के द्वारा। कुछ समय बाद में दोस्तों क्या होता है कि उदा बादल महल की दीवार से कुंभा को धक्का दे देता है, और कुंभा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। कुंभा की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में देखिएगा कुंभा का जो छतरी है, कुंभा की छतरी है वो कहां पर है? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में देखिएगा दोस्तों, कुंभलगढ़ में ही जब इनकी छतरी बनाई जाती है, और शासक कौन बनता है? उदा शासक बनता है। लेकिन जैसे को तैसा मिलता है कि कुंभा ने अपने इस राज्य के लिए अपने पिता को क्या किया था? धक्का देकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में कुंभा की तो मृत्यु हो जाती है, और शासक कौन बन जाता है? उदा बन जाता है। लेकिन जैसे को तैसा मिलता है तो उदा भी क्या होता है? उदा की भी निर्मम हत्या ही होती है। और एक हिसाब से देखा जाए तो भगवान का भी यही मतलब भगवान ने भी ऐसी इनके ऊपर कृपा बनाई थी कि बिजली गिरने से कुंभा शासक तो बने थे लेकिन कर कुछ भी नहीं पाए थे। और कुंभा की बिजली गिरने से क्या हो जाती है? बिजली गिरने से कुंभा की मृत्यु हो जाती है। बिजली गिरने से कुंभा की कुंभा की नहीं दोस्तों, उदा की मृत्यु हो जाती है। मैंने कुंभा लिख दिया है यहां पर, गिरने से उदा की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से जो आगे का जो शासक आएगा दोस्तों वो कौन बनेगा? इसका भाई है रायमल। रायमल शासक बनते हैं। और रायमल जब शासक बनते हैं तो ये भी कुछ खास नहीं कर पाते। क्यों?
क्योंकि इनके पास में भी इतने संसाधन नहीं थे। और कुंभा तो एक भाई भरकम और प्रतापी शासक थे, जिन्होंने मेवाड़ का विस्तार भी किया था, मेवाड़ के ऊपर बहुत सारे निर्माण कार्य भी करवाए थे, लेकिन ये इतना नहीं करवा पाते हैं। फिर आगे जो इनके पुत्र होते हैं वो प्रतापी शासक बन के आते हैं, और उन शासकों को अपन दोस्तों अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों, और देखेंगे अगली क्लास में कि कुंभा के जो पुत्र हैं वो किस प्रकार से आगे शासन करते हैं। तो ये क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है दोस्तों, तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और मस्त रहेगा और स्वस्थ रहेगा दोस्तों, और जय हिंद परिवार के साथ में बने रहेगा। और आज के लिए इतना ही, अगला जो शासक पढ़ेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।